कि न सिर्फ कांग्रेस पार्टी, लेकिन उनके सारे चक्के पक्के, उनके साथीदार, उन सबको भी आने वाले चुनाव में हिंदुस्तान की राजनीति में नीचे धकेल देने की आवश्यकता है। तभी जाकर के भाइयों बहनों, आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था क्या है? पिछले एक वर्ष में 5,000 से अधिक निर्दोष लोगों की हत्याएं हुई है। आप कल्पना कर सकते हो, एक राज्य में एक साल में 5,000 से अधिक निर्दोष लोगों की हत्या हो जाए, और फिर भी उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी वोट बैंक की राजनीति में अपने खेल खेलती रहती है। और मैंने सुना है इन दिनों जिन पर आतंकवाद के गंभीर आरोप लगे हैं, ऐसे लोगों को भी जेल से रिहा करने के कारनामे तैयार हो रहे हैं। क्या भाइयों बहनों, ऐसे लोगों को जेल से छोड़ना चाहिए? क्या कानून को कानून का काम करने देना चाहिए? क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना चाहिए? क्या उत्तर प्रदेश में जो ये प्रवृत्ति चल रही है, इनको करारा जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपके पास आया। इस देश के राजनेताओं को डर लगना चाहिए कि अब जनता जाग चुकी है। आपके वोट बैंक की राजनीति उत्तर प्रदेश को या हिंदुस्तान को तबाह नहीं करने देंगे। भाइयों बहनों, मेरे गुजरात में उत्तर प्रदेश का कोई जिला ऐसा नहीं होगा, कोई तहसील ऐसा नहीं होगा कि जिसके लोग मेरे गुजरात में न रहते हो। आपके यहां से कोई न कोई रिश्तेदार मेरे गुजरात में रहता है, सुख चैन की जिंदगी जीता है। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो मेरा भाई अपना प्रदेश, अपना गांव, अपनी मां, अपने पिता, अपने यार दोस्त, उनको छोड़ करके गुजरात गया है, क्या उसे अपना गांव, अपनी बिरादरी छोड़ने का आनंद होता है? नहीं होता। क्यों जाना पड़ा? अगर उत्तर प्रदेश का विकास हुआ होता, जिस भूमि ने 8 प्रधानमंत्री दिए, 8 प्रधानमंत्री देने के बावजूद भी, और बड़े बड़े दिग्गज लोग यहां से चुन करके आते हैं, उसके बावजूद भी यहां से लोगों को रोजी रोटी कमाने के लिए सैकड़ों मील दूर गुजरात तक जाना पड़ता है। और जब उत्तर प्रदेश का कोई बेटा, कोई बेटी गुजरात आता है, ट्रेन में सफर करता है, तो उसकी मां उसे फोन करती है, बार बार टेलीफोन करती है कि बेटा कहां तक पहुंचे। मां को चिंता रहती है कि बेटा ट्रेन में जा रहा है, कहीं उसका लगेज तो चोरी नहीं हो जाएगा, कहीं उसको कोई परेशानी तो नहीं हो जाएगी। मां रात भर जागती है, बेटे को ट्रेन में टेलीफोन करती रहती है और पूछती रहती, बेटा कहां तक पहुंचे, गुजरात आ गया? बेटा कहता है, मां सो जाओ,
मैंने सब चीज ठीक ठाक रखी है, आप चिंता मत करो, मैं जाग रहा हूं, मुझे कुछ नहीं होगा। फिर भी मां सोती नहीं है। मां पूछती रहती है कि बेटा गुजरात आ गया। और जब बेटा कहता है ट्रेन में कि मां अब ट्रेन बिल्कुल गुजरात में प्रवेश कर रही है, तो मां कहती है बस बेटा अब मुझे चिंता नहीं है, अब मैं सो जाती हूं बेटा, अब मुझे चिंता नहीं है। उत्तर प्रदेश का मेरा भाई भी गुजरात की धरती में प्रवेश करता है तो उसकी मां सुख चैन की जिंदगी जी सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो मां परेशान होती है कि बेटा शाम को जिंदा घर लौट आएगा कि नहीं आएगा। क्या आजादी के बाद, इतने सालों के बाद, क्या हम इसी प्रकार की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं क्या? अगर भरोसा करें तो किस पर करें? और इसलिए मैं कहता हूं भाइयों, इन सारी सल्तनतों को उखाड़ फेंकने का वक्त आ चुका है। एक नया सूरज, एक नई आशा, एक नया विश्वास, कमल की छाया में हम इस देश को साता देने की दिशा में संकल्पबद्ध बने, उसका वक्त आ चुका है। भाइयों बहनों, मैं नौजवानों से पूछना चाहता हूं, आपके अगर कानपुर की जो दुर्दशा हुई है, मिलें बंद हो गई, नौजवान बेरोजगार हो गए, अभी राजनाथ सिंह जी वर्णन कर रहे थे किस प्रकार से आर्थिक रीढ़ को तोड़ दिया गया, खत्म कर दिया गया है। भाइयों बहनों, पूरा हिंदुस्तान एक बात पे गर्व करता रहा है, गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी पूरे हिंदुस्तान के लोगों को आन बान शान का विषय है। जिस त्रिवेणी के लिए ये उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान की आस्था का केंद्र बना था, वही उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा और कांग्रेस की तिकड़ी ने पूरे उत्तर प्रदेश की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। और जब तक ये तिकड़ी है, तब तक गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी की जो गौरवगान होता था, वो दोबारा प्राप्त होना संभव नहीं है। इसलिए ये तिकड़ी रूपी जो ग्रहण लगा है उत्तर प्रदेश पर, उस ग्रहण से उत्तर प्रदेश को मुक्त कराने की आवश्यकता है। उसे मुक्ति चाहिए। भाइयों बहनों, इन दिनों मैं आपसे पूछना चाहता हूं भैया, 2014 में चुनाव भारत सरकार का है ना? 2014 में चुनाव केंद्रीय सरकार का है ना? पक्का? तो चर्चा दिल्ली सरकार के कारनामों की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? दिल्ली की सरकार ने अपना हिसाब देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? उन्होंने पिछले 10 साल में क्या काम किया, वो हिंदुस्तान की जनता को बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? पाई पाई का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? पल पल का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? नहीं दे रहे हैं। आपने देखा होगा कांग्रेस के नेता दिल्ली की सरकार ने देश के लिए क्या किया, इस पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? जहां भी जाते हैं, गुजरात में क्या हुआ, मोदी ने क्या किया, गुजरात में क्या हुआ, मोदी ने क्या किया। भैया ये चुनाव गुजरात का है क्या? ना चुनाव गुजरात का है क्या? अरे गुजरात में तो मैंने गुजरात की जनता को अभी 1 साल पहले हिसाब दे दिया है, 2012 के दिसंबर में हिसाब दे दिया है। और गुजरात की जनता ने मुझे
डिस्टिंक्शन मार्क से पास कर दिया है। हम हिसाब दे चुके हैं। कांग्रेस के लोग, अब कसौटी आपकी है। 5 साल के आपके कारनामों का हिसाब आपको देना है। आप जनता को गुमराह मत कीजिए। अगर गुजरात में मेरी कोई कमी रही होगी तो वो हिसाब गुजरात की जनता मेरे से चुक्त कर लेगी, लेकिन आप मेहरबानी करके हिंदुस्तान की जनता को गुमराह करने का पाप मत कीजिए। देश आपसे जवाब मांग रहा है। भ्रष्टाचार के लिए जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। और कोई कहता है महंगाई का जवाब दो तो बोले कानून बनाया, भ्रष्टाचार का जवाब दो बोले कानून बनाया, फलाना जवाब दो तो कानून बनाया। तो जिन्होंने भारत का संविधान बनाया था उन्होंने क्या किया था? बाबा साहब आंबेडकर ने क्या किया था? क्या उन्होंने कानून नहीं बनाए थे? लेकिन आपको जनता को गुमराह करने के सिवाय कोई काम नहीं। मिस्टर भ्रष्टाचार के लिए जवाब नहीं दे रहे हैं। और मित्रों, दिल्ली में कोयले की जो राख है ना, वो कोयले की राख कानपुर पर भी छाई हुई है। ये कानपुर में जो पॉल्यूशन है ना, ये पॉल्यूशन दिल्ली की कोयले की राख का है। आप कल्पना कर सकते हैं मित्रों, इतनी बड़ी सरकार और भारत सरकार का एक अफसर कह रहा है, वो कहता है अगर मैं मुजरिम हूं तो नंबर 1 मुजरिम प्रधानमंत्री है। भाइयों बहनों, किसी भी प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्द हमने कभी सुने थे मित्रों? ये कैसी सरकार है? और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कह रही है फाइल खो गई है। अरे मित्रों, फाइल ही नहीं, दिल्ली में तो पूरी सरकार खो गई है। कहीं पर ये सरकार नजर नहीं आ रही है। और मित्रों, कानून दृष्टि से सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दिल्ली सरकार के हलफनामे में भले फाइलें गुम हो गई होगी, लेकिन हकीकत तो ये है कि आपके कारनामों के कारण हिंदुस्तान की लाइफ खो गई है। हिंदुस्तान की लाइफ खो गई। कानून के दायरे में फाइल होगी, लेकिन हिंदुस्तान के जनजीवन के लिए आपने हमारी फाइल नहीं, हमारी लाइफ खो दी है। हमारे सपनों को चूर चूर कर दिया है। और इसलिए भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी हो या उनके साथी दल हो, चाहे वो सपा हो चाहे बसपा हो, और इसलिए भाइयों बहनों, समय की मांग है आपको बीच बीच में नारे बोलने का एकदम उत्साह आ जाता है। मित्रों, हमारा गांव, हमारा गरीब, हमारा किसान कांग्रेस के लिए ये सिर्फ मजाक का विषय बन गया है। आप देखिए, कांग्रेस के नेताओं की भाषा देखिए। वो शाहजादे कहते हैं कि गरीबी बरीबी कुछ नहीं होता है। आप हैरान हो जाओगे दोस्तों, ये कांग्रेस के नेता क्या बोल रहे हैं। वो कहते हैं ये गरीबी बरीबी कुछ नहीं होता है, ये तो सिर्फ मन की अवस्था होती है।
स्टेट ऑफ माइंड। भाइयों बहनों, जो सोने की चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, उनको गरीबी क्या होती है पता कैसे है। जिनको गरीबी क्या होती है वो देखने के लिए पूरे कैमराओं का पूरा हुजूम लेकर के गरीब की झोपड़ी देखने के लिए जाना पड़ता है। और कैमरा वालों को कहा जाता है इस कोने से फोटो लो, इस कोने से फोटो लो, ताकि दुनिया को पता चले। भाइयों बहनों, हम तो पैदा ही गरीबी में हुए हैं। हमने गरीबी को जिया है, हमने गरीब के दर्द को जाना है। और कोई अगर गरीब के ऊपर इस प्रकार से मजाक करता है, मखौल उड़ाता है, तो मुझे उतनी ही पीड़ा होती है जो बचपन में मैंने अपनी गरीबी के समय अनुभव की थी।